गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है वो आपको बताना है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये हमारे ब्रिटिश टाइम से चलता हुआ आ रहा है। 19वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे इंडिया में आए थे, उस टाइम पे इंडियन स्पाइसेस, मसाले यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे अदर कंट्रीज़ में, पूरी वर्ल्ड में। और फार्मर्स जो थे हमारे साउथ इंडिया के, उनको ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहा जाता था। आज के टाइम में भी अभी तक अगर कहा जाए तो इंडिया इन आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटिश टाइम के अंदर कॉटन बेल्ट्स जो हमारे थे, उसकी वजह से ही ब्रिटिश पूरी तरीके से हमारे इंडिया में अट्रैक्टेड हुए थे। ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। लास्ट में हुआ ये कि ब्रिटिश पीपल ने कॉटन को यहाँ से, कॉटन बॉल्स को यहाँ से ले जाना चालू किया एज अ रॉ मटेरियल, और वहाँ वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर उससे मटेरियल को प्रोड्यूस करते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई, क्योंकि वहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन अवेलेबल होना चालू हो गया था इंडिया से। आप लोगों ने चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो स्टार्ट हुआ था 1917 के अंदर बिहार में। ये स्टार्ट किया गया था फार्मर्स के थ्रू, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जाता था, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। उनको ज़बरदस्ती ये बोला जाता था कि आप लोग ग्रो कीजिए इंडिगो, जिससे हम लोग अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ पे ब्रिटेन में या ब्रिटिश एरियाज़ में उसको यूज़ में ले सकें, क्योंकि वो लोग वहाँ पे दे वर अनेबल टू ग्रो द फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। जो लोग यहाँ पे बेचारे इंडिगो ग्रो करते थे, वो लोग फैमिलीज़ के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए फूड ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर पाते थे। ग्लोबलाइजेशन के अंडर में पर्टिकुलरली 1990 के बाद फार्मर्स ऑफ इंडिया दे हैव एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। उनको नए चैलेंजेस फेस करने पड़े। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और अदर स्पाइसेस को ग्रो करने के बाद भी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में नहीं काउंट किया जाता था, बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया जाता था। ठीक है, टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ क्रॉस रोड्स। आज के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर की वैल्यू बहुत अच्छी भी है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, लोगों को प्रॉपर इम्प्रूवमेंट उनकी कंडीशन में, स्मॉल फार्मर्स को और मार्जिनल फार्मर्स को अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ बीइंग एल्ड दैट इट has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम किसी चीज़ का यूज़ लेते हैं तो उसके अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी बराबर से ही होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो उसके अंदर केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से सॉइल की जो ओरिजिनल फर्टिलिटी थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। ठीक है, हमारे जो उसमें इरिगेशन पर्पस ज़्यादा है, इरिगेशन का यूज़ ज़्यादा होता है, वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर जो हमारे जो एक्विफायर्स थे यहाँ पे जिसमें पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे करके सूखने लग गए। ठीक है, The keyword today is gene revolution, which includes genetic engineering। आज के टाइम पे हम जीन रेवोल्यूशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पावरफुल सप्लीमेंट है जो नए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए यूज़ में ली जाती है। ठीक है, नाउ in fact organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides, hence it does not affect the environment in a negative manner। आप लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा, और ऑर्गेनिक आजकल सब्जियां भी आती है। वो क्या है, वो क्यों महंगी है या वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो ऐसे उगाई जाती है एकदम नेचुरल प्रोसीजर से। ठीक है, उसके अंदर केमिकल्स को या फर्टिलाइज़र्स को यूज़ में नहीं लिया जाता। कुछ इकोनॉमिक्स ये कहते हैं या बोलते हैं दैट इंडियन फार्मर्स हैव ब्लीक फ्यूचर इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग
food grains on the holding that grow smaller and smaller as population rises. कुछ लोग इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि अगर हमने हमारे एरिया को ग्रो नहीं किया, बड़ा नहीं किया, तो हमारे फार्मर्स का फ्यूचर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो लैंड की होल्डिंग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 600 million which depends upon 250 million hectares of agricultural land and average of less than half a hectare per person. अब आप ये देखिए कितनी तो पॉपुलेशन है और कितनी उसकी डिपेंडेंसी है और वो कितना फार्मर उसको दे पा रहा है. ठीक है. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. उससे क्या होगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी और एनवायरनमेंट डिग्रेड होने से बचेगा, क्योंकि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. Okay, now here your chapter gets over. In the next video we are going to start up with the new chapter. Okay, till then you have to complete your all the worksheets I have given between the chapter. Okay, and the maps, like this map I'm showing you for major and minor area which is given. It is a distribution of wheat which is given. Okay, this is the distribution of rice. You can see it. You can go through with the worksheets which are available online also for the practice as well. If you face any problem with a particular question or something, you can directly have an touch. You can directly contact in your broadcast groups so that I can solve your problem. The normal questions which is given in the chapter, all the extra questions I have already given you in the worksheet pattern. In the last worksheet I am giving you all the NCERT questions which you have to do. Okay, these are the NCERT questions which you have to complete, and then we are going to move forward to the next chapter. Till then, stay home, stay safe. Thank you.